अरे, अब इस महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा? ये महामंदी ने अमेरिका की कमर तोड़ दी, अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिए, यूरोपीय देशों की हालत खस्ता हो गई, बहुत सारे देशों पर अच्छा भी प्रभाव पड़ा, मतलब ज्यादा असर नहीं भी पड़ा और पड़ा भी, है ना, युद्ध के बाद। भारत और महामंदी का क्या असर पड़ा, भारत पर क्या असर पड़ा इसका? तो भारत में जो है वो महामंदी पर भारत का असर पड़ा, इस से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कंपकंपहाट बाकी हिस्सों तक पहुंच जाती थी, और उससे दुनिया भर में लोगों को अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभावित उठता था, क्योंकि जुड़ गई थी चीजें एक दूसरे से, देश जो है वो एक दूसरे से वो हो गए थे व्यापार के माध्यम से। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारतीय निर्यातकों और मालों का आयात बन चुका था। महामंदी ने भारत के व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1988-34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिरी। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बंगाल के जूट या पटसन उत्पादन को देखिए, उसमें 60% की गिरावट आई। बहुत ज्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि जूट से सबसे ज्यादा बनाए जाते थे बोरे। टाट के जो अपने बोरे होते हैं ना, आप गेहूं के बोरे देखोगे, आजकल तो प्लास्टिक के आने लगे, उसके पहले जो जूट के बनते थे वो बोरे, रस्सी जैसी होती है ना, खिंचती है जो, वो जूट की रस्सी होती है। आपने अभी भी देखी होगी, बहुत सारी रस्सियाँ आती हैं जो जूट की बनती हैं। तो जब गेहूं ही नहीं उग रहा, माल ही नहीं उठ रहा, तो बोरियों की जरूरत क्या पड़ेगी? तो बरसन का उत्पादन बहुत ज्यादा गिर गया था। अच्छा, इसी की उम्मीद में जो हमारे काश्तकार थे, उन्होंने सोचा कि यार जूट का उत्पादन गिर रहा है, तो अपन को अब मतलब कि हो सकता हो कि अब लोग बाग बोरी बोरी बनाना बंद कर रहे, तो हो सकता है कपड़े की तरफ आए। तो काश्तकारों ने क्या करा, अपना लोन ले लेकर अपना उत्पादन बढ़ा दिया, मतलब लोन लेकर जो है अपना बहुत सारे कपड़े की चीजें तैयार कर दी, बोरे तैयार कर दी। लेकिन उन्हें भी नुकसान हुआ, और वो भी जो है वो कर्जे में डूबते चले जा रहे थे। उनको महामंदी के बारे में कुछ ज्यादा भान नहीं हो पाया। उसी को लेकर बंगाल के एक कवि ने लिखा, चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज्यादा परसेंट तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर न उम्मीद ही पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव। तो मंदी को दिखा रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से 1931 में मंदी अपने चरम पर थी, और भारत भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह मंदी शहरी भारत में इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। राष्ट्रवादी खेमे में दवा में लोगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में तेजी आई थी। चलो, अगला बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि अब जो है, अब अर्थव्यवस्था जो है वो युद्धोत्तर काल, मतलब युद्ध के निकल जाने के बाद वाला काल। पहला विश्व युद्ध खत्म होते हुए केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच था। एक में बड़ी शक्तियां, जिसमें नाजी जर्मनी, जापान और इटली थे, तो दूसरा खेमा ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस अमेरिका का था। इस युद्ध में मौत की तबाही का कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 6 करोड़ लोग मारे गए। पहले वाले विश्व युद्ध में 20 लाख थे, इसमें 6 करोड़ लोग तक मारे गए थे। तो उसमें क्यों बोला था कि अभी तक कोई नहीं थी? क्योंकि वो पहला वाला युद्ध 1914 में हुआ था। उसके पहले इतना भयानक युद्ध कभी नहीं लड़ा गया। लेकिन उसके 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसमें आया था ना एक जिक्र कि कितने लोग मरे थे, दो 90 लाख लोग, सॉरी मैंने 20 लाख बोल दिया, 90 लाख लोग से ज्यादा लोग मरे थे और 2 करोड़ घायल हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में आंकड़ा जो है वो अति मचा दी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, ये आंकड़ा जो है वो 6 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि लगभग 3% था उस टाइम की जनसंख्या का। 3% लोग मारे गए। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण के दो बड़े प्रभावों के साय में आया। अब इसमें देखो, युद्ध के बारे में बात नहीं करिए, अर्थव्यवस्था के पे कैसा प्रभाव पड़ा वो दिखा हुआ है। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक ऐसा वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। जर्मनी को हराने के बाद सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। नाजी एक शब्द आ रहा है, आपने शायद इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा होगा नाजी के बारे में। एक्चुअली वो जर्मन के लोगों को बोलते थे नाजी। जर्मनी, हिटलर जिसमें था ना, उनको नाजी बोला जाता था। जिस समय पूंजीवाद दुनिया के महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा करा था। लोग बाग महामंदी से जूझ रहे थे, वहां पर रूस में जो है वो विकास हो रहा था। लोग बाग अपने ज्यादा मेहनत कर रहे थे। युद्धोत्तर बीच बंदोबस्त में ब्रिटेन बुश श्रद्धा, अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, ब्रिटेन बुश की दो संतानें। तो अब जो है वो युद्ध के बाद लोगों ने सोचा भाई अब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा हमको युद्ध, लड़ाई मड़ाई बंद करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, और अब ब्रिटेन वुड्स को
जन्म देने का समय आ गया है। तो यहाँ पर ब्रेटन वुड्स क्या था, लोग दुनिया भर की सब लोग महामंदी के दौर से गुजर चुके थे, दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, अब शांति की बारी थी। तो लोगों के पास रोजगार नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, लोगों ने सोचा अब युद्ध लड़के, देशों ने सोचा हम युद्ध लड़के कर क्या लेंगे, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो किसके लिए युद्ध लड़ेंगे। तो अब जो है रोजगार गारंटी वगैरह के लिए जो है आर्थिक स्थिरता लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं और श्रमिकों की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत हो। तो अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल में जो ब्रिटेन वुड्स में था, वहां पर सब लोग जो है वो इकट्ठे हुए कब, 1944 में, जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन सहमति बनी थी। इन दो देशों से आर्थिक व्यापार मतलब सदस्य देशों ने विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे के निपटान के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही दो संस्थाओं की स्थापना करी, इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ और दूसरा था विश्व बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है। इसका पूरा नाम था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, शॉर्ट में बोल देते हैं विश्व बैंक। आप भी लिख सकते हो, अगर दो ब्रिटेन वुड्स की दो जुड़वा संस्थानें बोला जाता है इनको, आईएमएफ और ब्रिटेन वुड्स। ये वही आईएमएफ है जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। भारत ने पहले सोना उधार लिया था, फिर इसी से 2008 में जो है वो खरीदा भी, उससे कई गुना ज्यादा सोना सोना, है ना। मनमोहन सिंह जिम्मेदार थे उसके लिए। उस हमें उस जिम्मेदार थे, मतलब उस आर्थिक महामंदी से बचाने के लिए हमको जिम्मेदार थे वो। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो इसी में उनका जन्म हुआ, आईएमएफ का अभी जन्म हुआ था, जिसका 1990 में भारत ने यूज किया और पाकिस्तान अभी भी यूज कर रहा है। आईएमएफ से जबरदस्त लोन ले चुका है पाकिस्तान, और वापस भी नहीं खरीदा उसने, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया है। तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान नहीं बोला जाता, आईएमएफ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। 1947 की याद रहेगा मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि भारत आजाद हुआ था, और दोनों ने ही इसी में चालू किया था। अच्छा, इसमें जो है अमेरिका विश्व बैंक आईएमएफ के किसी फैसले को वीटो कर सकता है। यहाँ वीटो एक शब्द आता है, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। वीटो क्या होता है? वीटो एक पावर होता है उन देशों के पास जिन्होंने इसको बनाया, जैसे अमेरिका देशों के पास। निषेध अधिकार बोलते हैं इसको। ये एक ऐसा अधिकार है, कोई भी देश अगर कोई प्रस्ताव लाता है कि हमको कर्ज की जरूरत है और हमको कुछ परसेंटेज कम पे दे दो, उधार दे दो या फिर वगैरह वगैरह, तो उस प्रस्ताव को ये एक बार में मना कर सकते हैं। बाकी देशों के लिए क्या था, बाकी देशों के लिए आप जो है वो प्रोसेस होती थी एक फॉलो करने के लिए, सदस्य के सभी सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं कि नहीं, सभी का वोट चाह रहा है, 2/3 बहुमत हो रहा है, वोटिंग हो रही है किसी प्रस्ताव पर, हाँ कि भारत को इतना लोन देना है, तो सभी सहमत है कि नहीं, तो सभी वोटिंग करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका को पसंद नहीं आया तो वो सबकी सुनेगा ही नहीं, वो मना कर देगा, नहीं नहीं देना भारत को, तो उसको बोलते थे वीटो पावर, उसको बोलते थे निषेधाधिकार। अभी भी होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, अभी भी जो है जो स्थायी सदस्य हैं वो वीटो कर सकते हैं, किसी भी फैसले को वापस ले सकते हैं, किसी भी फैसले को बदल सकते हैं अपने वीटो अधिकार के कारण से। शायद मैंने पहले भी चर्चा करी है वीटो के बारे में, वीटो पावर के बारे में। उसी दौरान क्वेश्चन भी निकला था, बच्चों ने पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो वीटो के बारे में बात आई थी, है ना। तो ये ब्रिटेन वुड्स की संतानें कहा जाता है आईएमएफ और विश्व बैंक को, बहुत जरूरी चीज है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पे। ब्रिटेन वुड्स अभी भी लोग बाग अब जो है, अब G77 के बारे में बात आती है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 70 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5%, मतलब ब्रिटेन वुड्स का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा था। लेकिन परेशान ये थे, विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक के चलते संयंत्र और उपकरणों के आयात में बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। लेकिन अब जो है वो दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद भी दुनिया बहुत बड़ा भाग यूरोपीय उपनिवेश शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, भारत भी उसमें से एक था। लेकिन सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जरूर था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशकों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी राज साम्राज्यों के अधीन था रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़े, जो नए देश बने थे जिन्होंने जो है वो ब्रिटेन से अभी अलग हुए थे,
यहाँ पर भी ब्रिटेन वुड्स बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में लिखा हुआ है, आयात शुल्क कैसे कैसे वसूल करती थी उसके बारे में है। आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आयात शुल्क क्या होता था उसके बारे में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्या है ना, बच्चों ने पहले आप लोग को जब आपसे बातें कर रहे थे टॉपर्स, तो उन्होंने बताया था कि इस पे क्वेश्चन बने हैं। आयात शुल्क आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूला किया जाने वाला टैक्स, शुल्क, है ना। दूसरे देश से आ रहे हैं तो जैसे बंदरगाह टैक्स, अपन आप दुबई दुबई में सोना बहुत सस्ता है, तो आप क्या करो, दुबई जाओ, वहां से सोना खरीद के भारत में ले आओ, है ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भारत सरकार क्या करेगी, उस सोने पर टैक्स लगा देगी। इसलिए भारत में जो सोना कीमत मिलेगी उससे कीमत महंगी हो जाएगी उस पर, दुबई से लाए हुए सोने पर। लेकिन कई लोग अभी भी करते हैं, आईफोन के बारे में भी करते हैं, कहीं अमेरिका में जाओ वो सस्ता है भारत से, लेकिन आप जैसे ही लाओगे एयरपोर्ट पे आपको ड्यूटी चुकाना पड़ेगी, आयात शुल्क देना पड़ेगा, तो वो उससे ज्यादा महंगा हो जाएगा जितने का यहाँ पर है भारत में वो, है ना। तो इसको आयात शुल्क बोलते हैं। ब्रिटेन वुड्स बन तो गया था, लेकिन ये जो है वो अपने वैश्वीकरण के बाद भी जो नए राष्ट्र बने थे उनको फायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या करा, अपना एक नया सदस्य बना लिया, है ना। कई बार अमेरिका जैसी कई शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनी विकासशील देशों के प्रसारण में बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी, मतलब अमेरिका फायदा उठाने लगा था विकासशील देशों का। इसलिए कई देश जो है दूसरी विकासशील देशों ने 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से तेजी पर कोई लाभ नहीं हुआ, ब्रिटेन वुड्स का कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई, और समूह G77 का जो ये जो है क्यों बना था, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स के बाद भी जो विकासशील देश थे उनको फायदा नहीं हो रहा था, और ये बड़े बड़े देश जो थे वो विकासशील देशों का फायदा उठा रहे थे। इसलिए जो है इन्होंने अपना G77 77 देशों का जो है वो अ, एक समूह बनाया, और उन्होंने आर्थिक विकास के लिए जो है वो काम करने लगे। ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। अब वैश्वीकरण पे आ गए अपन वापस, कि वैश्वीकरण जो है वो कैसे कैसे जो है। यहाँ पर एक और जिक्र आती है विनिमय दर, ये समझाना जरूरी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे ज्यादा कोई है तो अच्छी बात, लेकिन चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के बिखराव तथा सोवियत खेमा मतलब सोवियत संघ बहुत बड़ा देश था पहले, सोवियत रूस था ना जो बहुत बड़ा था, वहां पर अमेरिका ने क्या कहा, बोला जाता है अमेरिका ने कोल्ड वार शुरू करवा दिया। तो जो रूस के छोटे छोटे देश थे ना, आप अगर अभी वर्तमान के देश देखोगे, मैंने पहले ही बताया शायद ये चीज, अगर आप रूस को देखोगे ध्यान से, तो आपको बहुत रूस के आसपास सब छोटे छोटे देश मिलेंगे। देखो दिखाता हूँ मैं, ऑनलाइन पढ़ने का थोड़ा सा फायदा उठाएं, मैप्स में देखो, रूस के आसपास रूस बहुत बड़ा देश था, लेकिन अमेरिका ने वहां पर कोल्ड वॉर करवा कर जो है सत्यानाश करवा दिया। देखो रशिया देखो कितना बड़ा है। भारत दिख रहा है आपको, है ना, मंगोलिया दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, भारत से बड़ा है चाइना, और रशिया देखो क्या है, मैसिव, बहुत बड़ा। ऊपर का लोड ही नहीं हो पा रहा, अब देखो कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश। एशिया में आता है लेकिन उसको यूरोप में गिनते हैं, क्योंकि उसका ये वाला हिस्सा जो है वो यूरोप में आ रहा है। यहाँ पर देखो यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, इतना सा देश इतने बड़े देश से लड़ रहा है, ये रशिया कहाँ है भाई, क्या है। और एक साल से लड़ रहा है बाकायदा, खतरनाक तरीके से। कितनी ताकत, मैं तो रशिया से ज्यादा यूक्रेन की ताकत समझता हूँ। अब देखो समझाना ये चाह रहा था एक्चुअली में, रशिया में अभी तो है ही ये बड़ा रशिया, ये जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अभी और भी स्थान देखेंगे, पास करूंगा तुम्हें, ये सब जो देश थे ना, अभी जो अलग देश हो गए, ये पूरे के पूरे रशिया में थे पहले। ये जो देश दिख रहे हैं ना, अभी पास करूंगा मैं आपको, बहुत सारे स्थान स्थान देखेंगे, देखना। यहाँ देखो, उज्बेकिस्तान देखा, किर्गिस्तान देखा, तजाकिस्तान देखा, ये सब जो दिख रहे हैं आपको, अफगानिस्तान नहीं था, तुर्कमेनिस्तान देखा, एक टाइम अफगानिस्तान पे भी कब्जा था रशिया का, फिर चले गए थे ये लोग छोड़कर इसको। ये सब जो है वो रशिया के पार्ट थे, पूरे के पूरे रशिया के पार्ट थे ये। और अमेरिका ने क्या करा, इन लोगों को हथियार मुहैया करवाए, और ये जो है वो आज़ाद हो गए, ये लोग खुद ने अपना देश बना लिया, इसके कारण से रशिया टूट गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि रशिया का विखंडन जो शब्द है ना, रशिया के टूटने के बाद,
दोबारा चाइना जो है वो 1949 में अलग थलग हो गया था चाइना दुनिया भर से। लेकिन वो फिर से चाइना जो है कई सारे रीजन के कारण से, चीन देश अपने देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व व्यापार में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर जमकर निवेश शुरू किया। चाइना में मजदूरी सस्ती थी तो वहां पर गए लोग विदेशी कंपनी, फायदा हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है विनिमय दर। विनिमय दर क्या होती है? विनिमय मतलब लेन देन, दर मतलब रेट। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर को दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, एक देश तय करता है कि आपकी करेंसी दूसरे देश के मुकाबले कितनी है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अगर आप नेपाल में जाओगे तो नेपाल के 10 रुपये और हमारे 1 रुपये बराबर है ना। ऐसा ऐसा रेशो चलता है। जैसे आप यूएस डॉलर की बात करोगे तो हमारे 70-75 रुपए अभी के बार में, और वहाँ का 1 डॉलर, मतलब वहाँ का 1 रुपया हमारे 70 रुपए के बराबर है। तो यूएस की करेंसी मजबूत हो गई ज्यादा। पाकिस्तान का और दूसरे की बात कर सकते हो, चाइना और भारत के बारे में बात कर सकते हैं। मुद्रा की कीमत तय करना, तो ये होता है विनिमय दर, रेट। दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में जो है वो देश निर्धारित कर देता है कि भाई हमारी कीमत इतनी रुपए होगी आपके कीमत के हिसाब से। स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। और लचीली या परिवर्तनशील, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती है। तो इस पहले स्टार्टिंग में अमेरिका ने अपनी स्थिर विनिमय दर बनाए रखी थी, कई देशों ने बनाए रखी थी, लेकिन उससे उनको नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तकलीफें शुरू हो गई। कैसी तकलीफें थी वो अभी इसमें आएगा। लेकिन लचीली परिवर्तनशील विनिमय दर होती है तो वहां पर जो है भाई देश ज्यादा वो करते हैं, लेन देन ज्यादा होता है वहां पर। अमेरिका को नुकसान हुआ था, देखते हैं इसमें, देखो। अरे इसमें आया ही नहीं, इसमें आया था यार, कहीं आया था, एक जिक्र यहाँ पर। सालों की स्थिर तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। 1920 के दशक में अमेरिका डॉलर की बहुत जबरदस्त ताकत थी। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी यानी कि अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। अमेरिका ने फिक्स कर दिया था कि हमारा डॉलर जो है दूसरे के देशों की तुलना में इतना इतना होगा। बाद में वो व्यवस्था फेल हो गई, और फिर बाद में अस्थिर विनिमय दर जो है वो लचीली विनिमय दर लाई गई, ताकि वो रेट चेंज होते रहे। तो आप देखो आज डॉलर का रेट कम हो अलग होगा, कल डॉलर का रेट कम होगा। देखो गूगल पे देखते हैं अपन, डॉलर और रुपया, यूएस डॉलर, यूएसडी वर्सेस इंडियन रुपीस चार्ट। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा डॉलर की कीमत कैसे कैसे हर दिन चेंज होती है, हर दिन अभी भी चेंज हो रही है लगातार। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। यूनाइटेड स्टेट डॉलर वैसे इंडियन रुपीस, तो यहाँ पर देखो एक कर्व दिख रहा है। ये एक दिन का है, मैं अगर एक मंथ का लगाऊं तो आपको पता चलेगा कैसे यूएस डॉलर की कीमत बढ़ी है। देखो यहाँ पर पहले कब, यहाँ पर 28 जनवरी की बात है, 28 जनवरी पे जो है वो 81 रुपये था डॉलर। और अब जो है वो बढ़कर कितना हो गया है, 82, 82 के बाद अभी के वर्तमान में 82.7 है। बहुत महंगा हो गया है यूएस डॉलर। तो हर दिन चेंज होती है ये, हर दिन। उसी प्रकार से यहाँ देखो नीचे भी दिया हुआ है यूरो और इंडियन रुपीस। यूरो कितना है, ये जापानीज रुपीस है और इंडियन रुपीस, जीरो का फर्क है ना, मतलब लगभग लगभग बराबर है इंडियन रुपीस और जापानीज रुपीस। ये जीबीपी, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो वो 56 रुपए का है। ऐसे कैनेडियन डॉलर होता है तो वो अलग अलग रुपीस का है। तो इसको बोलते हैं ये रुपए की कीमत दूसरे देशों की तुलना में कम और ज्यादा हो रही है। आज मार्केट डाउन है, देखो सब रेड रेड दिखा रहा है। तो इसको बोलते हैं शेयर मार्केट का गिरना, है ना। ये करेंसीज जो है वो हर दिन चेंज होती है। जापानीज और इंडियन रुपीस देखो, दो कर क्यों आ रहा है इसमें, यूएसडी, अच्छा यूएसडी और जापान, ये येलो वाला दिख रहा है देखो। कीमत कितनी ज्यादा पहुंच गई थी एक टाइम पे, कब, फरवरी 2023 में। लेकिन अब जापानी जो रुपया जो है वो कम हुआ है देखो, बहुत कम पे आ गया है, 28 पर, अभी निचले स्तर पर है। तो ये अलग अलग कीमतें जो है वो लगातार
किस पर डिपेंड करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर। व्यापार कितना हो रहा है, आयात कितना हो रहा है, निर्यात कितना हो रहा है, उन सब पर जो है कंडीशन कैसी है, युद्ध वगैरह कंडीशन तो नहीं, दूसरे देश के साथ संबंध कैसे, पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़े तो नहीं, इन सब के ऊपर जो है इसका असर पड़ता है। और कीमतें जो है ये, क्या था ये, कीमतें जो है वो चेंज होती रहती हैं हर एक देश के साथ। इसी को बोलते हैं विनिमय दर, लेन देन की कीमत हमारे देश की दूसरे देश की तुलना में दो प्रकार की होती है। स्थिर विनिमय दर जिसपे सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार नियंत्रण रखती है, और अस्थिर या लचीली विनिमय दर जिसमें सरकार का कंट्रोल नहीं होता, चीजें अपने आप जो है वो, कीमतें जो है वो अपने जो मुद्रा की कीमतें जो है वो गिरती और बढ़ती रहती हैं। दो प्रकार की विनिमय दर होती है, स्थिर और अस्थिर। स्थिर में सरकार का नियंत्रण रहता है, अपनी जो कीमत होती है मुद्रा की वो फिक्स कर दी जाती है, नियत कर दी जाती है। अस्थिर या लचीलीपन में सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, वो समय के साथ साथ चेंज होती जाती है। अभी के समय में अस्थिर या लचीली विनिमय दर जो है सभी देश अपनाते हैं, उससे फायदा होता है ना। तो ये था पूरा के पूरा चैप्टर। बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी, बहुत सारा सीखने को था। मेरे पास जितना नॉलेज था इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, मैंने कोशिश करी उसके बारे में आपको सब कुछ बता सकूं, है ना। तो ये था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अब अपन कल इसके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कौन कौन से बनते हैं, कौन से कहीं नई भी बनेंगे, वो सब कुछ देखते हैं कल। और फिर मेरे ख्याल से 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, देखें कितना बचा हुआ है इसमें, और अगले चैप्टर्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है या क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस हो गए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अरे हैं अभी भी। भूमंडलीकृत विश्व के बनने के बाद दो और हैं। मुद्रा और संस्कृति आधुनिक दुनिया में पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आता है। उसमें वो जो वो था ना एक अधिनियम जिसके तहत प्रेस पर कंट्रोल किया था, उसके बारे में बता चुका हूँ। जापान से कैसे मेरे को अच्छी तरह याद है, उतमारो करके जिक्र आता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं इसमें बहुत अच्छे से। तो औद्योगिकरण का युग और बचा हुआ है, वो खत्म करने के बाद अपना हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और अपने पास सफिशिएंट टाइम है, अपन एक चैप्टर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे, हर क्लास है, 6:30 बजे मत आना बच्चों, क्योंकि 1-2 दिन और आना है, तो फिर वो समझ सकते हो। अगर फिर भी इंग्लिश में डाउट होता है तो आप फ्री हो, आप कभी भी आ सकते हो। सुबह के टाइम में जो है वो कल डिसाइड कर लीजिएगा आपस में मिलकर कि कितने बजे आपको, अगर अभी भी आना है 25 तारीख तक, तो कितने बजे आना है, कितने टाइम के लिए आना है। परमिशन बाद दी जाएगी आपको, 1-2 घंटे के लिए आना है, लंच तक आना है, कैसे आना है, दूसरी क्लासेस में आपकी व्यवस्था कर देंगे। आप आइए, डाउट पूछिए और घर जाइए, फालतू में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, और आप डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जल्दी उठ भी जाओगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। गुड नाइट।